आज हम बात करेंगे सेल डेथ की। ठीक है? इसकी बात करेंगे, आज हम सेल डेथ की बात करेंगे। तो देखो, ये जो सेल डेथ है, फंडामेंटली बुनियादी तौर पर हमारे बॉडी में जो सेल डेथ होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो एपोप्टोसिस और दूसरा नेक्रोसिस। पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ, ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या फर्क है। देखो, मिसाल मिसाल के तौर पे एक मिसाल आपको देखता हूँ। हम इंसान जो मरते हैं, एक तो इंसान मरता है जब उसका टाइम आ जाता है। एक इंसान मरता है जब उसका क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो वो मर जाता है। बूढ़ा हो जाता है तो वो मर जाता है, या वो खुद अपने आप को खत्म कर ले। सही है। या फिर ऐसा होता है किसी एक्सीडेंट के जरिए मर जाए, किसी बीमारी से मर जाए। तो अगर कहें तो इसी तरीके से सेल का जब टाइम पूरा हो जाए, या सेल खुद से सुसाइड कर ले और सेल का टाइम पूरा होए और सेल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसको कहेंगे एपोप्टोसिस। किसी एक्सीडेंट के रिजल्ट में, किसी इंजरी की रिजल्ट में, किसी इन्फेक्शन के रिजल्ट में सेल की डेथ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। अभी थोड़ा सा सिंपली आप एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को जो है वो पहले इसको समझने देखें। अभी क्या हो गया, एपोप्टोसिस में क्या है, ये एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम सेल डेथ। यानी ये प्रोग्राम सेल डेथ है। सेल का जितना टाइम होगा सेल ने जिंदा रहना है, सेल जिंदा रहेगा, उसके बाद सेल ने खुद खत्म हो जाना है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि सेल की क्या होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो सेल अपने आप को क्या कर लेगा, खुद ही खत्म कर लेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एपोप्टोसिस। लेकिन अगर सेल डेथ हो ड्यू टू इंजरी, किसी इंजरी की वजह से सेल की डेथ हो, या किसी इन्फेक्शन की वजह से सेल की डेथ हो, आपको कोई चोट लगी तो वहां पर सेल डेथ हो गए, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से सेल की डेथ हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। ये बुनियादी फर्क था किसमें, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। यानी दो तरीके से सेल की जो है वो क्या होती है, डेथ होती है। क्लियर हो गया ये, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का बुनियादी फर्क क्लियर हुआ। आगे चलूं फिर, बताओगे। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का अगर बुनियादी फर्क क्लियर हो गया हो, मैंने भी आपको ह्यूमन की एग्जांपल देकर जो है वो बता दिया आपको कि हमारी जो एक टाइम के बाद हमारे टाइम से जो मरना है या अपने आप को खुद मार लेना, वो एपोप्टोसिस है। किसी एक्सीडेंट से या किसी इन्फेक्शन से, किसी इंजरी से मर जाना, वो क्या है, वो है नेक्रोसिस। अब आ जाते हैं पहले इसमें आपकी बुक के कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं इसमें थोड़ा सा फर्क बता दूं। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में हम थोड़े से पहले क्या देख लेते हैं, फर्क देख लेते हैं। इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस इसमें फर्क के जरिए। एपोप का मतलब तो फॉलिंग ऑफ होता है, यानी अब देखें, सेल कैरी आउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी सेल अपने आप को खुद खत्म करता है। इसमें क्या होता है, सेल कैरी आउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी सेल अपने आप को क्या कर रहा है, खुद खत्म कर रहा है। और इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर सेल डेथ जो है वो नेक्रोसिस में कैसे सेल डेथ हो रही है, ड्यू टू टिश्यू इंजरी, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू इंजरी। और यहाँ पर जो सेल की डेथ हो रही है वो कैसे हो रही है, किसी इंजरी की वजह से, या कह सकते हो किसी किसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। अच्छा, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है। एपोप्टोसिस क्या है, एक प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है एक सेल का अपना एक टाइम होता है। उस टाइम में सेल के अंदर एक प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है कि सेल ने इतने अरसे तक जिंदा रहना है। उसके बाद सेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वो खत्म किसके जरिए होगा, एपोप्टोसिस के जरिए। जबकि नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस प्रोग्राम सेल डेथ नहीं है। जब सेल में कोई इंजरी हो जाती है तो सेल पहले स्वेल होता है, ऐसे फूल जाता है। और उसके बाद फिर ब्रस्ट होता है, ऐसे ऐसे ब्रस्ट होगा। जैसे ब्रस्ट होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, टॉक्सिन निकलेगा। इसमें से क्या रिलीज होगा, टॉक्सिन। यानी सेल जो है वो उसमें इन्फ्लामेशन होगी, फूल जाएगा। और फूलने के बाद जैसे ही वो फटेगा तो उसके अंदर से टॉक्सिन निकलेगा। और वो टॉक्सिन क्या करेगा, जो करीब के सेल होंगे उनको भी डैमेज कर देगा। यानी नेक्रोसिस के अंदर जब एक सेल अपने आप को खत्म करता है, तो जो उसके करीब वाले सेल होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। कैसे अपने आप को, करीब के सेल को खत्म करता है, क्योंकि सेल पहले स्वेल होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, बर्स्ट होता है। मिसाल के तौर पे इधर देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये एक सेल है, कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, तो क्या होगा, अब ये सेल जो है वो पहले फूलेगा और इसके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाएगा, इंट्रासेलुलर टॉक्सिन जमा होगा। फिर ये क्या होगा, फिर ये बर्स्ट होगा। ऐसे क्या हुआ, फिर ये बर्स्ट होगा। जैसे ये फटेगा, ऐसे बर्स्ट हो गया, तो इसमें से ये टॉक्सिन रिलीज होगा। और टॉक्सिन करीब के सेल को भी क्या कर देगा, डेट कर देगा।
तो कह रहा है कि एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता। एपोप्टोसिस में क्या होता है, इस सेल की डेथ अगर होनी है तो ये सेल अपने आप को श्रिंक कर लेगा। ये सेल मिसाल के तौर पे ये सेल है, इसकी डेथ होनी है तो ये अपने आप को श्रिंक करेगा, इसमें से कोई इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, ये खुद ही सुकड़ता जाएगा या फिर ये अपने आप को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेगा, लेकिन इसमें से कोई इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा। उसका फायदा क्या होगा कि करीब के सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी सेल खुद तो खत्म हो जाएगा लेकिन करीब के सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबकि एपोप नेक्रोसिस में क्या होगा, खुद भी खत्म होगा और इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज करके क्या करेगा, करीब के सेल को भी क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेल एपोप्टोसिस में सेल नॉट रिलीज इंट्रासेलुलर टॉक्सिन, इसमें से कोई इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा। जबकि नेक्रोसिस में क्या होगा, इंट्रासेलुलर टॉक्सिन जो है वो रिलीज होगा। नॉट डैमेज नेबरिंग सेल, इसमें करीब के सेल देखो कोई डैमेज नहीं हो रहे, करीब के सेल बिल्कुल सही है। जबकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो करीब के सेल जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। ये एपोप्टोसिस नॉन इन्फ्लामेटरी होता है, यानी जब जब सेल एपोप्टोसिस के जरिए मरेंगे तो इन्फ्लामेशन नहीं होगी, सूजन नहीं आती। इन्फ्लामेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, सूजन नहीं आती। जबकि नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, जब सेल की डेथ होती है तो वो क्या काज करता है, काज इन्फ्लामेटरी, यानी ये बेसिकली क्या होता है, ये इन्फ्लामेटरी है, ये नॉन इन्फ्लामेटरी है, और ये क्या है, ये इन्फ्लामेटरी है, यानी ये क्या काज करता है, ये इन्फ्लामेशन काज करता है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में। यानी एपोप्टोसिस के अंदर सेल अपने आप को क्या करेगा, खुद ही खत्म कर देगा। यहाँ पर सेल की डेथ जो है वो खुद नहीं होगी, बाहर से कोई क्या होगी, कोई इंजरी इस पर होगी तो ये अपने आप को ये खत टूटेगा। ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी एक टाइम पर सेल अपने आप को खत्म करेगा। इसमें क्या होगा, सेल स्वेल होगा और क्या होगा, ब्रस्ट होगा। इसमें कोई इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, इसमें से अंदर से टॉक्सिन रिलीज होगा। इसमें नेबरिंग सेल पर, ये जो करीब के सेल हैं इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसके। जबकि इसके जो करीब के सेल हैं वो इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होगी, इसमें इन्फ्लामेशन होगी किसमें, नेक्रोसिस में। क्लियर होगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के डिफरेंस। आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या फर्क होता है। आगे चलो। अच्छा इधर देखें अब हम देखते हैं यहाँ पर के मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, यानी एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म क्या है। एपोप्टोसिस में सेल अपने आप को खुद खत्म करता है, लेकिन कैसे खत्म करता है। देखो ये जो एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म होता है ये इतना इजी नहीं होता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा बहुत उसको जो है वो पॉइंट्स क्लियर किए हैं, बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ। अब देखो इस सेल का, मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, इस सेल का टाइम खत्म हो चुका है। अब इसने, इस सेल ने अब इससे ज्यादा जिंदा नहीं रहना, इसका टाइम जो है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो ये कैस अब इसके बाद जो है ये सेल में एपोप्टोसिस कैसे होगी, अपने आप को खुद सेल्फ डिस्ट्रॉय कैसे करेगा। तो कहता है एपोप्टोसिस अपेयर टू बी मीडिएटेड प्राइमरी बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन काइनेसिस एंड रिक्वायर एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। यानी जब एक सेल अपने आप को एपोप्टोसिस के जरिए खत्म करता है तो ये स्टार्ट कैसे होता है, प्राइमरी बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। यानी इसमें सबसे पहले क्या रिलीज होता है, इसमें रिलीज होते हैं कैल्शियम। मिसाल के तौर पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे पोर्स हो जाएंगे और सेल में बहुत सारे क्या रिलीज होंगे, कैल्शियम। सेल के अंदर बहुत सारा क्या होगा, कैल्शियम जमा होगा। इस कैल्शियम जमा होने से या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं। अब वो प्रोटीन जो है वो कुछ सर्टेन प्रोटीन एक्टिव एक्टिव हो जाते हैं, जैसे काइनेसिस एक प्रोटीन है जो एक्टिव हो जाता है। और ये काइनेसिस प्रोटीन बाज दफा क्या करता है, ये डीएनए को डैमेज कर देता है। या बहुत सारे जो जीन होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें एक्टिव होते हैं सेल को खत्म करने के लिए। मिसाल के तौर पे एपोप्टोसिस के भी हमारे पास कुछ जीन, मिसाल के तौर पे हमारा ये सेल है, इस सेल के अंदर कुछ एपोप्टोसिस के जीन भी मौजूद हैं। यानी कुछ जीन ऐसे हैं जो एक मखसूस टाइम के बाद काम करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज की उम्र कितनी होती है, 4 महीने। तो 4 महीने के बाद वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ जीन्स पहले से ही एपोप्टोटिक जीन मौजूद होते हैं, वो जीन उसको एक टाइम के बाद खुद ही मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि अब ये सेल अपने आप को क्या करे, खत्म करे। और सेल, ये जब जीन एक्टिव होते हैं, ये जो प्रोटीन एक्टिव होते हैं और जो कैल्शियम एक्टिव होता है, यानी इसमें नॉर्मली जो एपोप्टोसिस के अंदर कुछ प्रोटीन एक्टिव होते हैं, कुछ जीन एक्टिव होते हैं, इवन के हमारे पास जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जो डीएनए को डैमेज करने वाला,
वो भी क्या होता है, इसमें रिलीज होता है। जब ये सारी चीजें रिलीज होती हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है सबसे पहले वो एंजाइम जाकर क्या करते हैं, ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है इसको डैमेज कर देते हैं। सबसे पहले जाकर क्या करेंगे, ये जाकर डीएनए को ब्रेक डाउन कर देंगे। जो डीएनए है ना, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। डीएनए को ब्रेक डाउन करने के बाद जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक डाउन होगा, ये खत्म होगा। न्यूक्लियस के खत्म होने के बाद फिर क्या होगा कि ये जो सेल है इसका साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, ऐसे ये श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होके छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। इन पीसेस का क्या होगा, इन पीसेस को फेगोसाइट्स आएंगे, डब्ल्यूबीसीज आएंगे, वो इनको खा जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, ये सेल कैसे अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा, आप समझ लो सिंपल सा कि यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय करने के अंदर कुछ कैल्शियम आइंस होंगे, कुछ काइनेसिस प्रोटीन होंगे, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन होंगे, ये मिलकर क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, जैसे ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जो डीएनए है इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। डीएनए को ब्रेक डाउन करने के बाद न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा। न्यूक्लियस श्रिंक होने के बाद ये सेल श्रिंक, सेल छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज में यानी छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा। फिर इन पीसेस का क्या होगा, इन पीसेस को आकर हमारा डब्ल्यूबीसी आकर खा जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ जो मैं आपके बुक के पॉइंट्स हैं कुछ मैंने सिंपल करके लिख दिए हैं। एपोप्टोसिस अपेयर टू मीडिएटेड प्राइमरी बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम। इसमें मतलब स्टार्ट जो होता है वो कैल्शियम के रिलीज होने से होता है, कुछ एंजाइम्स के एक्टिव होने से होता है, और कुछ जीन्स एक्टिव होते हैं। डेथ बाय एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरऑल कंपैक्शन ऑफ सेल इन इट्स न्यूक्लियस, यानी सेल भी कॉम्पैक्ट हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, और न्यूक्लियस भी सिकुड़ जाता है। ऑर्डरली डाइसेक्शन ऑफ क्रोमेटिन, यानी ऑर्डरली एक प्रोग्रामिंग तहत पहले क्रोमेटिन जो है वो डाइसेक्ट होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा। और वो किसके जरिए ब्रेक डाउन होगा, डीएनए स्प्लिटिंग एंजाइम एंडोन्यूक्लियस के जरिए। एंड रैपिड इनगल्फ बाय डाइंग सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस, और जो सेल की डेथ हो जाएगी वो फेगोसाइट्स के जरिए जो है वो क्या होंगे, वो उसके जरिए जो है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फेगोसाइट के जरिए उसका जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक मिनट। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया एपोप्टोसिस। यहाँ तक आगे भी एक बात, फिर मुझे आगे थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स बतानी है। अब चलो एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं। एपोप्टोसिस की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। अब अगर पेपर में पूछा जाए एपोप्टोसिस की एग्जांपल बताओ, कहाँ हमारे पास एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी होता है, यानी जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी हमारे पास एपोप्टोसिस होता है। और एपोप्टोसिस हमारी एडल्ट लाइफ में भी होता है। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मैं आपको बताऊं एपोप्टोसिस कहाँ होता है, जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है, आपको पता है, तो उसकी जो फिंगर्स होती है ना, ऐसे एम्ब्रियोनिक में के दौरान जो उसकी फिंगर्स होती हैं, आपको पता है हमारी फिंगर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है इसमें भी सेल्स होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं। जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो फिंगर्स के दरमियान में क्या होते हैं, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, यानी फिंगर्स के स्पेस के दरमियान में। लेकिन जब डेवलपमेंट थोड़ी प्रोसीड होती है, जब बढ़ता है, थोड़ा बच्चा डेवलप हो जाता है कंप्लीट, तो फिर क्या होता है, ये जो स्पेस फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है इसमें जो सेल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करते हैं, एपोप्टोसिस के जरिए ये सेल खत्म होना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा बना दूं। ये तो किसके जरिए खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जो बीच के स्पेस के जो सेल होते हैं, ये एपोप्टोसिस के जरिए यहाँ से जो है बीच में से खत्म होना शुरू होते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि एपोप्टोसिस के जरिए खत्म होते हैं तो फिंगर्स के सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, यानी बीच में से ये खत्म हो गए ना, ऐसे। अब क्या होगा कि फिंगर के सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर नेक्रोसिस के जरिए खत्म होते तो प्रॉब्लम क्या आती, फिंगर्स के सेल को भी जो है वो क्या पहुंचता, फिंगर के सेल्स को भी जो है वो नुकसान पहुंचता। ये तो हो गई एम्ब्रियोनिक लाइफ। अगर आपसे पेपर में कोई पूछ लिया जाता है, कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है कि बताएं कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है वो, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस की कोई एग्जाम्पल है, तो क्या एग्जाम्पल दोगे, स्पेस बिटवीन द फिंगर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सेल, फिंगर्स के दरमियान में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एपोप्टोसिस के जरिए खत्म हो जाते हैं। एडल्ट लाइफ की अगर हम बात करें, एडल्ट लाइफ की अगर हम बात करें, तो एडल्ट लाइफ में आपको एपोप्टोसिस कहाँ नजर आएगी। आपको पता है जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे बनते हैं जो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं।
हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैंसर सेल में, यानी वो मेलिग्नेंट हो जाते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या होता है, तो ऐसे मौकों पे क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं, एपोप्टोटिक जीन एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस सेल को खत्म कर देंगे। यानी हमारी बॉडी के वो सेल जो कैंसर सेल में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, तो वो हमारी तो सेल्स के अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं कि अगर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया कोई सेल, तो उसको फौरन ही क्या कर देंगे, उसको फौरन ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, सेल अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, अगर डिस्ट्रॉय ना कर सका, अगर वो डिस्ट्रॉय ना कर सका तो फिर उसकी वजह पे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। यानी अगर आप आपका एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म सही काम कर रहा है तो कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गया, सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा कैंसर वाला सेल, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो कैंसर हो सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताई एपोप्टोसिस की, किसके अंदर, ह्यूमन में। तो अभी हमने जो एपोप्टोसिस पढ़ा, देखो मैंने पहले आपको बताया ह्यूमन के अंदर सेल की डेथ दो तरह से होती है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो आपकी बुक में एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में यहाँ डिफरेंस बता दिया। फिर एग्जांपल्स मैंने आपको एपोप्टोसिस की दे दी और मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया, एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म भी बता दिया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो जो टॉपिक है वो है कैंसर। दूसरा जो टॉपिक है वो है कैंसर। चले हम आ जाते हैं अब किसकी तरफ, कैंसर की तरफ। ये है अनकंट्रोल सेल डिवीजन। आपको पता है हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन कंट्रोल सेल डिवीजन होती है। कंट्रोल सेल डिवीजन का मतलब क्या है, वो एक टाइम तक ही डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है आपका, ह्यूमन का सेल। मैंने अगर यहाँ पर एक ह्यूमन के सेल को एक मिसाल के तौर पे ये ह्यूमन का सेल अगर है, और मैं इसको ग्रो कराता हूँ, एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराता हूँ, यहाँ पर मीडियम रख दिया मैंने, इसमें ह्यूमन के सेल को ग्रो करना, तो एक मखसूस टाइम तक बस ये डिवाइड होगा, एक खास टाइम तक डिवाइड होगा, उसके बाद डिवाइड होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी हमारी जो सेल होते हैं वो खास टाइम तक डिवाइड होते हैं, आगे डिवाइड नहीं हो रहे होते। यानी हमारी जो सेल डिवीजन होती है वो कंट्रोल होती है। सेल डिवीजन हमारी क्या होती है, कंट्रोल होती है, खास टाइम तक सेल डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, कंटिन्यू डिवाइड होते रहे, उसको कंट्रोल में ही ना रहे, तो उस अनकंट्रोल सेल डिवीजन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैंसर। देखो कैंसर समझने से पहले एक थोड़ी सी चीज समझो। 1908 में विल्सन जो था, उसने कहा था हाउ लिविंग स्पंज वर फोर्स टू डिसएग्रीगेट इनटू आइसोलेटेड मोटाइल सेल एंड देन अपॉन स्टैंडिंग रीएग्रीगेट टू फॉर्म fresh sponge. Much later, it was found that embryonic tissue treated with trypsin dissociate into individual cell and then reaggregate to form a specific pattern of original tissue. The process of reaggregation depend upon the motility of cells and intracellular coupling. अब मेरी ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको आपको बताता हूँ कि है क्या रहा है। विल्सन ने देखो क्या किया, जो स्पंज है ये आपने पढ़ा होगा ना, फाइलम पोरिफेरा से ताल्लुक रखता है ये स्पंज, ये स्पंज के सेल्स हैं। उसने क्या किया, स्पंज के सेल को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, डिसएग्रीगेट कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा ये स्पंज के सेल दोबारा मिल गए, रीएग्रीगेट हो गए, दोबारा क्या हो गए, ये रीएग्रीगेट हो गए, दोबारा मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, स्पंज बना लिया। फिर एक और काम उसने क्या किया, उसने जो है वो जो एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज होते हैं, उसके सेल्स अलग अलग कर दिए, तो उसने देखा वो सेल दोबारा मिल गए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ह्यूमन के सेल लेता हूं, मिसाल के तौर पे ये देखो, आ, ये मैंने मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये ट्राइंगुलर जो सेल्स हैं, ये किडनी के सेल हैं मिसाल के तौर पे। ये जो रेक्टेंगुलर सेल है मिसाल के तौर पे, ये लीवर के सेल हैं। और ये जो ऐसे सिलेंड्रिकल सेल हैं, ये मसल्स के सेल हैं। अगर इन तमाम सेल्स को आप एक जगह पर इकट्ठा कर दो, एक जगह पर मिला दो, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आप देखोगे कि जो मसल्स के सेल हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि मसल्स के सेल जो हैं वो मसल्स के सेल के साथ मिल जाएंगे,
किडनी के सेल लिवर के सेल लिवर के साथ कपलिंग कर लेंगे, और किडनी के सेल किडनी के सेल के साथ कपलिंग करेंगे। यानी एक जैसे सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब डिफरेंट जो सेल होते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं। ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लगे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से सेल एक दूसरे को पहचान कर क्या कर लेते हैं, इनके दरमियान में जो है वो सेल के दरमियान में क्या होती है, कपलिंग होती है, जिसको हम कह रहे हैं इंटरसेलुलर कपलिंग। यानी सेल्स के दरमियान में क्या होती है, वो दोबारा रीएग्रीगेट हो जाते हैं, सेल रीएग्रीगेट हो जाते हैं। अब मैं अगर कैंसर की बात करूं, अगर किसी सेल को कैंसर हो जाए तो कैंसर के सेल की खुसूसियात क्या है। अगर कोई एक सेल में कहता हूं कि कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो कैंसर सेल में क्या क्या होता है। तो कैंसर सेल में नो इंट्रा इंटरसेलुलर कपलिंग। सबसे पहले तो याद रखोगे कि कैंसर सेल में नो इंटरसेलुलर कपलिंग। अब एक मिसाल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये लिवर के सेल निकाल लिए, ये बहुत सारे मैंने लिवर के सेल निकाले हैं। अब क्या होगा, ये लिवर के सेल आपस में मिल गए, इन्होंने कपलिंग कर ली, लेकिन ये वाला सेल इसके साथ कपलिंग नहीं कर रहा, ये अपने सेल के साथ मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, अब हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये सेल क्या है, ये सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया, तभी वो अपने वाले सेल के साथ क्या नहीं कर रहा, कपलिंग नहीं कर रहा। तो कैंसर सेल की पहली अलामत क्या होगी, उसमें इंटरसेलुलर कपलिंग नहीं होगी, यानी अपने ग्रुप वाले सेल के साथ जाकर जो है वो रीएग्रीगेट या अटैच नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा कैंसर सेल में could not reaggregate and do not show inhibition of cell motility, do not show inhibition of cell motility। यानी एक होता है कि सेल की जो मोटिलिटी होती है, यानी अब करीब इसके करीब आएगा, ये मूव नहीं करेगा ज्यादा, लेकिन ये सेल कंटिन्यू मूव करता रहेगा, इधर से दूर होगा अपने सेल से, तो इसकी मतलब मोटिलिटी भी इनहिबिट नहीं होगी, डिवाइड होता रहेगा, आगे की तरफ दूसरी तरफ बढ़ता रहेगा। तो मतलब ये मोटिलिटी भी इसकी क्या होती है, मूवमेंट जो है वो इसकी कैंसर सेल की जो है इनहिबिट नहीं होती, और माइटोटिक एक्टिविटी भी नॉर्मल नहीं होती, नॉट नॉर्मल माइटोटिक एक्टिविटी, यानी नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन नहीं करेगा। ऐसी बात है, जब नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन नहीं कर रहा तो कौन सी वाली डिवीजन करता है, ए माइटोसिस। यानी इसमें ए माइटोसिस यानी एबनॉर्मल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे सेल को आप क्या कहोगे, ऐसे सेल को हम कहो, आप ऐसे सेल को कहोगे कि ये सेल कौन से सेल में कन्वर्ट हो गया है, ये सेल हो गया कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट। तो कैंसर सेल की पहचान क्या है, कि एक जो कैंसर सेल होता है उसमें इंटरसेलुलर कपलिंग नहीं होती। मतलब कहने का कि ये नॉट रीएग्रीगेट, इंटरसेलुलर कपलिंग नहीं है तो इसका मतलब नॉट रीएग्रीगेट, यानी दोबारा एक दूसरे से अटैच नहीं होते। मोटिलिटी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है, यानी मूवमेंट ज्यादा होती है, उसको रोकते नहीं है। और नॉट नॉर्मल माइटोटिक एक्टिविटी, नॉर्मल तरीके से माइटोसिस भी नहीं करते, तो इस वजह से हम इसको एमाइटोसिस कहते हैं। अब मेरी एक और बात सुने, देखो नॉर्मल जो सेल होते हैं ना, मिसाल के तौर पे ह्यूमन है, यहाँ मैंने ह्यूमन के 3 नॉर्मल सेल रखे, यहाँ पर भी मैंने 3 नॉर्मल सेल रखे। अब ये सेल क्या होंगे, हाँ ये डिवीजन ही की बात कर रहा हूँ, तो यार इसी की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये सेल अब मूव डिवाइड करके मूव करेंगे आगे की तरफ, ऐसे डिवाइड होते रहेंगे। ये सेल भी यहाँ से डिवाइड होके आगे मूव करेंगे, ये भी डिवाइड होके आगे मूव करेंगे, ये भी मूव करेंगे। लेकिन जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, अब देखो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, अब इनकी डिवीजन क्या हो गई, बंद हो गई, अब ये डिवाइड नहीं करते, अब ये क्या हो गई, डिवीजन इनकी नहीं होगी, अब ये ऐसे ही रुक जाएंगे। ये नॉर्मल सेल हैं, ये कौन से सेल हैं, ये नॉर्मल सेल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरी तरफ में अगर यहाँ पर इसी जगह पर एक लूं मैं नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, और ये कौन से सेल हैं, ये कैंसर सेल है। अब क्या होगा, ये नॉर्मल सेल भी डिवाइड होंगे, और ये कैंसर सेल भी आगे डिवाइड होके मूव करते रहेंगे, फिर ये कैंसर सेल मूव करेंगे डिवाइड। अब ये जो नॉर्मल सेल हैं, इनकी डिवीजन और इनकी मूवमेंट यहाँ पर आकर रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर आकर, जैसे ये इस सेल के कांटेक्ट में आ गए, चाहे ये कैंसर ही सेल है लेकिन इसके सेल के कांटेक्ट में आ गए,
अब ये आगे डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिवाइड, और आगे मूव नहीं करेंगे। लेकिन ये कैंसर सेल तो डिवाइड होता रहेगा, ऐसे आगे मूव भी करता रहेगा कंटिन्यू, ऐसे डिवाइड होता रहेगा, ऐसे ऊपर डिवाइड होता रहेगा, ये कंटिन्यू देखो मूव कर रहा है, ऐसे मूव करता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, ये ऐसे पूरा फैलता जाएगा उस वक्त तक जब तक इसको फूड मिल रहा है। यहाँ पर हमने फूड भी तो रखा है ना इन सेल्स के लिए, यहाँ पर इस इधर हमने पेट्री डिश में फूड भी रखा हुआ है। जब तक फूड मिलता रहेगा ये जो है वो क्या होता रहेगा, ऐसे डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, यानी ना अपनी मूवमेंट रोकेगा ना अपनी क्या करेगा, डिवीजन रोकेगा। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेल को हम कहेंगे कैंसर सेल। बात क्लियर हुई यहाँ पर? अब मेरी एक और बात सुनो, देखो ये कैंसर सेल डिवाइड क्यों होते रहते हैं, अब ये बात सोचने की ना, ये अपनी डिवीजन रोकते क्यों नहीं? अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं था, एजिंग वाले प्रोसेस में। देखो अब हमारा जो सेल होता है ना, हमारा सेल एक खास हद तक डिवाइड होता है, उसके बाद डिवाइड नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? देखो हमारा जो सेल होता है, हमारे सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली, क्रोमोसोम के एंड पर होता है टीलोमेयर। क्रोमोसोम के एंड पर क्या होता है, टीलोमेयर। जितनी बार आपका सेल डिवाइड होता है ना, उतनी बार ये टीलोमेयर छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, ये टीलोमेयर बिल्कुल खत्म हो जाता है। हर डिवीजन के साथ ये टीलोमेयर छोटा होगा। जब ये टीलोमेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो आपका सेल डिवाइड होना बंद हो जाएगा। एक खास उम्र के बाद इंसान के जो है वो, आपको पता है ना, सेल डिवाइड नहीं होते, फिर सेल की डेथ शुरू हो जाती है, सेल डिवाइड नहीं हो रहे होते, तो क्यों? टीलोमेयर खत्म हो जाता है। तो आपके पास जो है वो सेल डिवीजन को लिमिट रखने के लिए टीलोमेयर काम करता है। इसके अलावा कुछ जीन्स भी होते हैं। तो अब देखो कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, कैंसर सेल के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म आ जाता है, कुछ ऐसे एंजाइम आ जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन जो क्या करते हैं, जो इस टीलोमेयर को खत्म होने से, टीलोमेयर को जो है वो खत्म नहीं होने दे रहे होते, टीलोमेयर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब ये टीलोमेयर जब प्रोटेक्ट हो जाएगा तो सेल कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, इसकी रुकती ही नहीं है, इसकी सेल की कभी मौत ही नहीं होती, ये डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहेगा सर। मगर इसको अगर आप फूड देते रहो ना, कैंसर के सेल को आप फूड देते रहो, ये सारी जिंदगी डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लेडी थी, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, आई थिंक उसको जो है उसका कैंसर हो गया था, यूट्रस का कैंसर हुआ था। तो उसके ना, साइंटिस्ट ने उसके कुछ यूट्रस के ना कैंसर सेल को स्टडी करने के लिए ना, लेट एक डिश के अंदर जो है वो रखा, तो उसके कैंसर के सेल डिवाइड हो रहे थे ऐसे। आई थिंक 1951 में था ये। तो इसके सेल ऐसे डिवाइड हो रहे थे। अब उसके बाद क्या किया, जब ये सेल डिवाइड हो रहे थे तो उसने, ये सेल डिवाइड होते रहते, फिर उस औरत की तो डेथ हो गई, लेकिन आपको पता है उसके सेल आज तक जिंदा है, उसके सेल आज तक जिंदा है। इस पेट्री डिश में वो डिवाइड होते रहे, फिर दूसरी पेट्री डिश में रख दिया, इसके अंदर भी डिवाइड होते रहे, फिर कुछ साइंटिस्ट को जिनको कैंसर के सेल पर रिसर्च करनी होती है उनको दे दिए, तो वहां पर भी वो डिवाइड होते रहे। ऐसे पूरी दुनिया में इसके सेल जो हैं वो आज तक मौजूद हैं, और जिसको भी कैंसर पे रिसर्च करनी होती है ना, वो इसके सेल पे रिसर्च करता है। और इसको हम कहते हैं हेला लाइन। इसको क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं हेला लाइन। आपको पता है एक सेल होता है ना, इस सेल की जितने भी नए सेल बनेंगे ये सब इस सेल की लाइन है, यानी इस सेल की लाइन है, ये जितनी लाइन है ये सब इस सेल की लाइन है। तो वो जो वाले कैंसर सेल है उनको हम क्या कहते हैं, हेला लाइन। 1951 से आज तक वो सेल डिवाइड हो रहे हैं, दुनिया की मुख्तलिफ लेबोरेटरी में आज भी वो सेल मौजूद है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम हेला लाइन कहते हैं। चलें अभी यहाँ तक बात कर ली हमने। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप कैंसर का काज क्या होता है, कैंसर का काज क्या होता है, क्यों ये सेल में कैंसर हो जाता है। पहली बात तो याद रखो, अननोन भी, बहुत सारी वजहें भी होती हैं, लेकिन कुछ कहते हैं अभी तक इसके बारे में कोई खास वजह पता नहीं लगी है, अननोन है। लेकिन इसके अलावा हेरिडिटी भी कहा जाता है, बाज दफा इसको कहा जाता है कि हेरिडिटी में भी होता है ये, अगर पेरेंट्स को हो तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं। इसका एग्जैक्ट काज जो है वो अननोन है, कहते हैं ये आपका बेड लक है, किसी के भी सेल के अंदर जो है ये जीन एक्टिव हो सकते हैं, और ये हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स की वजह से भी होता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट जैसे एक्सरेज हो गई, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरस भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर काज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कैंसर काज कर सकती हैं, कुछ वायरस भी होते हैं। अच्छा, कैंसर सेल इंसान को किल क्यों कर देता है, वाई कैंसर सेल किल, आपकी बुक में लिखा है ना, वाई
कैंसर सेल किल्स। भाई देखो, जब एक अब इस बॉडी के अंदर एक इंसान है, इसकी बॉडी में जो है ये कैंसर के सेल जो है ये फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं पूरी बॉडी में। अब नॉर्मल सेल का फूड कौन खा रहे होंगे? ये कैंसर सेल। ऐसे पूरी बॉडी में फैलते जा रहे हैं। जो नॉर्मल सेल का फूड है वो कौन खा रहे हैं? कैंसर सेल। और नॉर्मल सेल को फूड मिल नहीं रहा। अब काम के सेल तो नॉर्मल सेल है ना, मसल्स के सेल, इंटेस्टाइन के सेल, उन तमाम सेल्स का फूड ये कैंसर सेल पूरी बॉडी में फैलते जा रहे हैं, खा रहे हैं। एक टाइम में क्या आएगा, नॉर्मल सेल खत्म हो जाएंगे तो इंसान भी खत्म हो जाएगा, और ये कैंसर सेल को भी अगर फूड नहीं मिला तो ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस इंसान में से कुछ कैंसर के सेल निकाल के आप बाहर रख लोगे तो ये डिवाइड होते रहेंगे। तो मतलब यही है कि नॉर्मल सेल का फूड खाने की वजह से कैंसर सेल जो है वो क्या कर देता है, हमें इंसान को जो है, ये ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या करेगा, ये